लाइन अगर खींचनी है तो लाइन मिटा करके हम जो है अपना नाम नहीं कमा सकते। लाइन के बगल में अगर बड़ी लाइन खींचेंगे तभी मेरा इतिहास कायम होगा, और इतिहास के पन्नों में अगर दर्ज होना है तो आपको कुछ ऐसे काम देश के लिए करना होगा। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। हमारे पास जो उपलब्धियां नेहरू और गांधी की है वो कभी खत्म नहीं हो पाई। आपको देखिए ना, IIM, इसरो, जितने भी हैं, एम्स से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, भाखड़ा नागल डैम से लेकर के जितना भी इंडस्ट्री से लेकर जितनी भी चीज़ हैं, नेहरू जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में ही इसको जो है जनहित में, देश हित में और राष्ट्रीय विकास के नाम पर स्थापित कर दिया था, जिसका फसल आज भी ये वर्तमान सरकार काट रही है। नेहरू जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। देश के विभाजन का जिम्मेदार नेहरू कभी हो ही नहीं सकता। आपने जो है बंगाल में जो सरकार चलाई, जिन्ना के साथ मिलकर के, सिंध में चलाई, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर चलाई, आपने क्यों चलाया? हमने तो हट गए थे। हम अंग्रेजों के खिलाफ रिजाइन दे करके उन राज्यों से हट गए थे एक सरकार पर, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए। मगर आपने क्या किया? उसी जिन्ना के साथ मिल करके वहां पे सरकारें चलाई। सावरकर जानते थे अगर पाकिस्तान बना तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है यहाँ की सत्ता गांधी को नहीं, अंग्रेज हमको दे जाएंगे, क्योंकि हमने अंग्रेजों की इतनी मुखबिरी और गुलामी की है कि वो प्रेम में हमको दे देंगे। भारत के बंटवारे का जिम्मेदार अगर जितना जिन्ना थे उससे ज्यादा सावरकर भी थे। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों? भगवान ने इनको सद्बुद्धि दिया। राष्ट्रवाद की जो इनकी जो परिकल्पना है उसके अंदर जो है वंदे मातरम आया, उसका हम स्वागत करते हैं। पिछले बार जब हुआ था तो इनको ये था कि हम अपने चुनाव आयोग के करनी से हम बंगाल जीत लेंगे, लेकिन अब इनको उस समय समझ में आ गया कि नहीं, कुछ खेल खेलना होगा। तो इनको जो है, जो बंगाली अस्मिता का जो खेल है और उनको लड़ाने का जो कार्यक्रम इनका है, वह इन्होंने जो है बेड़ा उठा दिया, अभी इसे और शुरू करा दिया। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त देश की संसद में एक मुद्दा 2 दिनों से बहुत काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और वो है वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय गीत है भारत का। उसको लेकर लगातार पिछले दिनों से उसको लेकर बहस हो रही है, और अलग अलग जो सांसद उस पर अपनी राय रख रहे हैं। वंदे मातरम को 150 वर्ष अगले साल होने वाले हैं, उसको लेकर मोदी सरकार पूरे 1 साल तक अलग अलग कार्यक्रम करेगी, लेकिन उसके पहले संसद में इस मुद्दे को लेकर बहस हो रही है। प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों कहा कि इस मुद्दे को लेकर कि जो नेहरू पर बराबर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा कि नेहरू से जितनी भी शिकायतें हैं उसको आप नोट कर लें, जितनी भी गालियां आपको देंगे उसको नोट कर लें, और हमें एक लिस्ट बना कर दे दें, उस पर एक अलग से बहस कर लेंगे। हम ज़रूरी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, जनता की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, बेरोज़गारी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम को लेकर। तो इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या जो ये बहस हो रही है कितनी ज़रूरी है देश के लिए, और नेहरू पर जो बराबर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसको राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान होने नहीं दिया गया, जो नेहरू पर कल मोदी जी ने इल्ज़ाम लगाया, उसको लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि जो इतिहास के पन्नों को उल्टा जा रहा है कितना सही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बहस हो रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितनी ज़रूरी बहस है, क्या इसके अलावा और देश में अभी मुद्दे नहीं हैं? नहीं, देखिए, ये तो जनता का ध्यान जो है मुद्दों से भटकाने के लिए ही जो है वंदे मातरम पर जो बहस, और एक तरह का जो है पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब करने की नीयत से मोदी जी ने जो संसद में अपना बयान दिया, वह निंदनीय है, क्योंकि वो तत्वों पर आधारित नहीं है। अगर आपने प्रियंका जी को देखा होगा तो उन्होंने कहा कि मोदी जी बोलते बहुत अच्छा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हंसते हुए ही उन्होंने बोला, मगर तत्वों का अभाव रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, अगर ये मुद्दे सामने आ रहे हैं जनता के, तो जनता के बीच में भी जो तत्व, देखिए, वंदे मातरम जो है भारत में एक उस समय जब ये लिखा गया था 1975 में, 1875 में, उस समय से लेकर जब 1905 में जब जो है बंगाल डिवीज़न का जो मैटर आया, उसके अंदर इसी वंदे मातरम ने जो है एक अहम भूमिका जगाई, जिसके अंदर सभी वर्ग, युवा, बच्चा, क्या कहते हैं, नौकरी पेशा लोग जितने भी थे, और महिलाएं, सब इस नारे से प्रेरित होकर करके अपने स्वतंत्रता संग्राम में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे।
तो निश्चित तौर पर ये जो नारा है हमारे लिए स्वाभिमान का नारा है, हमारे भारतवासियों के लिए गर्व का नारा है। और इसीलिए 1996 में जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषण में बताया नहीं कि वंदे मातरम को जो है अधिवेशन में गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लेकिन ये नहीं बताया किसका अधिवेशन था। क्या वो संघ का अधिवेशन था? क्या वो आरएसएस का अधिवेशन था? नहीं, वो कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस के अधिवेशन में जो है 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था और उसी को आगे चल करके इसको 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में इसको जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने हम सबको एक सौगात दी थी कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक के रूप में हम सब ने इसको अंगीकार किया और उसका सम्मान आज तक। और किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में अगर आप गए होंगे, जाते होंगे, आप पत्रकार हैं, तो वंदे मातरम कब जो पहली 2 लाइनें जरूर गाई जाती है और आज भी हम लोग उसका जो है अंगीकार अपने हर उसमें जो है। लेकिन अगर 150 साल उसको लिखे पूरा हो रहा है, अगर भाजपा सरकार, मोदी सरकार इसको लेकर अलग अलग प्रोग्राम कर रही है, देश की संसद में चर्चा करी, उसको लेकर दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर प्रियंका गांधी क्यों कह रही हैं कि ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए वो अभी मैं उस पर आता हूँ। देखिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इन्होंने राष्ट्रगान को 52 साल बाद स्वीकारा। आज जो है वंदे मातरम को भी, जब हम स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो हम लोग इस नारे को लेके चल रहे थे, हमारे हर कार्यक्रम में इसका जय घोष हुआ करता था। तो आज संघ वाले बता दें कि उस दौरान जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इनके पास भी तो रिकॉर्डिंग होगी, इनके कार्यक्रमों का भी तो इनके पास उल्लेख होगा किसमें इन लोगों ने इस गान को गाया उस समय। आज कर रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान ने इनको सद्बुद्धि दिया। राष्ट्रवाद की जो इनकी जो परिकल्पना है उसके अंदर जो है वंदे मातरम आया, उसका हम स्वागत करते हैं। और रह गई प्रियंका गांधी जी, तो ये जब जो है चुनाव आएगा, जब कुछ आएगा, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद हिंदू मुसलमान को टटोलना होता है। और उसी कड़ी में देखिए बंगाल का चुनाव है सामने खड़ा हुआ और आज इनको जो है आज 11 साल 12 साल हो गया इनको सत्ता में बैठे, वंदे मातरम नहीं याद आया। लेकिन पिछले बार जब हुआ था तो इनको यह था कि हम अपने चुनाव आयोग के करनी से हम बंगाल जीत लेंगे, लेकिन अब इनको उस समय समझ में आ गया कि नहीं, कुछ खेल खेलना होगा। 150 साल तो अब 2026 में हो रहा है, तो इसलिए कर रहे हैं वो। बिल्कुल कर रहे हैं भाई, 2026 में, उसी के बाद तो बंगाल का चुनाव तुरंत होना है। 26 में ही, हाँ, तो भाई तुरंत होना है। तो इनको जो है जो बंगाली अस्मिता का जो खेल है और उनको लड़ाने का जो कार्यक्रम इनका है, वह इन्होंने जो है बेड़ा उठा दिया है अभी से और शुरू करा दिया है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लगातार उनको लेकर हमेशा चर्चा होती रही है, वंदे मातरम के मामले को भी लेकर हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू जितने दिन जेल में रहे उतने दिन तो आपने सरकार में भी प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, जितने साल वो देश के लिए जेल में रहे। तो क्या नेहरू जो है प्रासंगिक इसलिए हैं कि जो अभी मौजूदा सरकार उनकी आलोचना करती रही है, उनकी खूबियों पर बात हो? देखिए, नेहरू जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। शायद गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, अभी हमारे जो है रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष पुतिन जी आए थे और नंगे पैर क्या कहते हैं गांधी जी के समाधि पर गए, वहाँ पे उन्होंने कोट भी किया है एक उसमें कि हमारे संबंधों के आधार जो है गांधी और नेहरू रहे और मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो नेहरू और गांधी का प्रासंगिक हमेशा रहेंगे। गांधी के बारे में मैं बता दूं, 28 साल जेल काटने के बाद जब नेल्सन मंडेला बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि यह जीत गांधी के नीतियों और सिद्धांतों की है, दलितों की है, गरीबों की है। यह शब्द उन्होंने नेल्सन मंडेला ने कहा था और अपने आप को उन्होंने गर्व से जो है सेकंड गांधी के नाम से अपनी पहचान भी स्थापित किया था। तो जो प्रासंगिक चीज़ें हैं उनको जो है कहने से और बातों से नहीं काटा जा सकता है। लाइन अगर खींचनी है तो लाइन मिटा करके हम जो है अपना नाम नहीं कमा सकते। लाइन के बगल में अगर बड़ी लाइन खींचेंगे तभी मेरा इतिहास कायम होगा और इतिहास के पन्नों में अगर दर्ज होना है तो आपको कुछ ऐसे काम देश के लिए करना होगा। अब नेहरू जी का प्रासंगिक बात कर रहे हैं, आप देखिए ना, IIM इसरो जितने भी हैं, एम्स से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, भाखड़ा नागल डैम से लेकर के जितना भी इंडस्ट्री से लेकर जितनी भी चीज़ हैं, नेहरू जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में ही
इसको जो है जनहित में, देश हित में और राष्ट्रीय विकास के नाम पर स्थापित कर दिया था, जिसका फसल आज भी ये वर्तमान सरकार काट रही है। भले ही बेचने में वो लिप्त है, तो भी हमारे पास जो उपलब्धियां नेहरू और गांधी की है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाई। विभाजन का जिम्मेदार भी तो नेहरू को मोदी जी बता रहे हैं। देश के विभाजन का जिम्मेदार नेहरू कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? देश के विभाजन का जिम्मेदार अगर क्या कहते हैं सावरकर ने 1937 में लाहौर के अधिवेशन में अगर ये क्या कहते हैं टू नेशन थ्योरी की बात नहीं की होती तो संभवतः क्या कहते जिन्ना के दिमाग में ये कदापि नहीं आया होता कि हमको जो है अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पे खड़ा करना होगा, ये कभी नहीं आता। मगर जब टू नेशन थ्योरी, और देखिए ये कहते हैं इनको क्या ज़रूरत थी, अगर आप क्या कहते हैं जिन्ना के इतने विरोधी थे तो 3 ही जगह पे आपने जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। 1940 के बाद आपने जो है बंगाल में जो सरकार चलाई जिन्ना के साथ मिलकर के, सिंध में चलाई, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर चलाई। आपने क्यों चलाया? हमने तो हट गए थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ रिजाइन दे करके उन राज्यों से हट गए थे एक सरकार पर, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए। मगर आपने क्या किया? उसी जिन्ना के साथ मिल करके वहाँ पर सरकारें चलाई। और जब आप ये बात कहते हो कि नेहरू जिम्मेदार थे, तो नेहरू जिम्मेदार थे इसका कोई तत्व आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन हमने जो प्रमाण दिए हैं ये निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग जिन्ना और क्या कहते हैं सावरकर की मिली भगत थी। क्योंकि सावरकर जानते थे अगर पाकिस्तान बना तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है यहाँ की सत्ता गांधी को नहीं अंग्रेज हमको दे जाएंगे, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों की इतनी मुखबिरी और गुलामी की है कि वो प्रेम में हमको दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही प्रूव है कि भारत के बंटवारे का जिम्मेदार अगर जितना जिन्ना थे उससे ज़्यादा सावरकर भी थे। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा, ये सारा मामला जो अभी संसद में चल रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव ने कल कहा कि ये लोग राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रविवादी लोग हैं भाजपा को। तो स्वाभाविक है, जब से ये सत्ता में आए हैं अगर आपने देखा होगा तो कुछ ना कुछ विवाद ये नहीं। आपको याद करा दे रहा हूँ, ये कई मुँहा जैसे रावण होता है ना, कई सर होते हैं, तो उसी सर में एक सर इनका है संघ का। मोहन, आपको याद दिला दे, मोहन भागवत जी ने आज वंदे मातरम की बात हो रही है, लेकिन अभी क्या कहते पिछली सरकार में मोहन भागवत जी ने जनगण मन पे अधिनायक पे भी उन्होंने ये सवाल उठाया था कि ये जनगण मन नहीं, राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अधिनायकवादी है, अधिनायकवाद को जो है प्रोत्साहित करता है। तो हम इसको नहीं मानते। तो ये हर चीज़ में हर जगह पर कोई ना कोई विवाद किसी ना किसी रूप में खड़ा करते हैं। और एक क्या कहते हैं जो मुस्लिम लीग अलग हो गई, जो राष्ट्रवादी जो यहाँ के भारतीय मुस्लिम थे जिनके पास सोच थी, जो यहाँ रहे, अपनी ज़मीनों के साथ जुड़े रहे और भारत के विकास में जितना उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया, उसको ये खंडित करना चाहते हैं। और हिंदुओं का जो बहुमत है, एक बड़ी आबादी को उनसे लड़ाकर अपने साथ ला करके सत्ता के केंद्र बिंदु बना रहना चाहते हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? आपको क्या लगता है कि देश की संसद में कौन से मुद्दे पर बात होनी चाहिए? वो कमेंट ज़रूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।